नमस्कार, एनडीटीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। चुनावी मौसम है और जब चुनाव की बात करते हैं तो क्योंकि गुजरात से बहुत सारी कैंपेनिंग की तस्वीरें आ रही हैं तो ऐसे लगता है कि जो चुनावी दंगल है वो गुजरात में ही हो रहा है और उसी संदर्भ में सारी बात होनी चाहिए। लेकिन एक दंगल यहां दिल्ली में भी हो रहा है। चुनाव भले ही गुजरात के मुकाबले थोड़ा सा छोटा लगता है, लेकिन उसका दिल्ली पर असर बहुत बड़ा होने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के म्युनिसिपल चुनावों की, एमसीडी के चुनाव। तो दिल्ली के दंगल में तीन पार्टियां मैदान में हैं। एक है कांग्रेस पार्टी जो कि अपना वर्चस्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। एक वक्त दिल्ली में एक बुलंद पार्टी रहती थी, लेकिन अब नए एंट्रेंट्स जो आए हैं, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, उसके बीच में अपने आप को दोबारा से पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी भी है और भारतीय जनता पार्टी भी है और तीनों के प्रतिनिधियों से इसी कार्यक्रम में हम बात करेंगे। यह एक विशेष प्रस्तुति है जिसमें नेताजी सीधे सीधे जनता से वार्तालाप करेंगे, बात करेंगे और अपना मैनिफेस्टो और एजेंडा बताएंगे। उसी सहूलियत के लिए यह कार्यक्रम हमने किया है। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के दो वरिष्ठ जाने माने चेहरे। अनिल चौधरी जी, आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। और शीला जी के जमाने से दिल्ली की राजनीति में अपनी पैठ बनाए हुए हारून यूसुफ जी, जो कि एक बहुत जाना माना चेहरा दिल्ली की राजनीति में रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, आप भी हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हारून जी और अनिल जी, इस कार्यक्रम का फॉर्मेट एकदम सिंपल है। शुरुआत में आप अपना वक्तव्य रखेंगे, इस टाउन हॉल में अपनी बात रखेंगे, क्यों चाहते हैं आप जनता आपकी बात सुने और वोट जो है वो आपको दे, और उसके बाद आपका सीधा सरोकार होगा जनता के प्रश्नों से। तो अनिल जी, पहले आपसे शुरू करते हैं। जी देखिए, दिल्ली में नगर निगम चुनाव है। स्वाभाविक है, आपने जो थीम भी रखी टाउन हॉल, जिस टाउन हॉल का मैं सदस्य भी रहा हूँ, ये सौभाग्य मुझे मिला। एक बार नहीं, 2 बार रहा मैं उस सदन का सदस्य रहा। आज जो चुनाव है, ये चुनाव पिछले 15 साल लगभग जो एमसीडी, जो भाजपा संचालित एमसीडी है, और जो दिल्ली की स्थिति है, यानी कि ये कहिए जो गंदगी और जो पहाड़, बल्कि कोर्ट की तो टिप्पणी है, बड़े बड़े जो कुतुब मीनार कूड़े के खड़े कर दिए गए हैं, उसके लिए दोषी कौन है? दूसरा, जो दिल्ली की आबो हवा है, क्योंकि एमसीडी चुनाव है दिल्ली की साफ स्वच्छता का, दिल्ली की इमेज का, दिल्ली के रहने वाले लोगों का। सो हमारा सीधा सीधा सवाल होगा कि जो पिछले 15 साल में एमसीडी की जो परिभाषा भाजपा ने गठित की है, एमसीडी मीन्स मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। एमसीडी मीन्स मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट। माफ करिएगा, 2017 में भाजपा अपने तमाम पार्षदों के टिकट काट देती है। भाजपा क्यों काट देती है? स्वाभाविक है, सभी लोग लैंटरमैन के नाम से जाने जाते हैं। लोगों के मकान टूटते हैं, इनको दर्द नहीं होता, लेकिन इनके मकान बनते चले जाते हैं। भ्रष्टाचार का मामला जितना भाजपा पे लागू होता है, उससे कहीं ज्यादा आज अरविंद पे भी लागू हो रहा है। 38 में आज 3 एमएलए पर आज गंभीर चार्ज लगे हैं, एसीबी उनको उठा के लेके गए, यानी कि 41 एमएलए पे संगीन आरोप भ्रष्टाचार के भी लगे। तो दिल्ली की जो इमेज विश्व में बनाने की बात अरविंद कहा करते थे, कि यादों का बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, अरविंद का बयान मुझे याद आता है। अरविंद कहते थे कि भाई मैं दिल्ली को कई लंदन, पेरिस और सिंगापुर बनाऊंगा। किस क्षेत्र में बनाएंगे आप? आपने दिल्ली को बना क्या दिया? 8 साल में अरविंद ने दिल्ली को क्या पहचान दी? मैं बताता हूं क्या पहचान दी। दिल्ली आज प्रदूषण में लगातार नंबर 1 विश्व के पहले पायदान पर बनी हुई। दिल्ली की इमेज ये है कि आज विज्ञान पे नंबर 1 बना हुआ है। दिल्ली के अंदर यदि राजधानी की हम बात करें तो कोविड के जितने मामले विश्व में आए, राजधानियों में सबसे ज्यादा यहाँ है। कोविड फेलियर यहाँ हुआ। दिल्ली के अंदर नशे की हम बात करें, अधिकतर यंगस्टर्स बच्चे बैठे हैं। कांग्रेस ने, राजीव जी ने 18 साल का युवा को मत देने का अधिकार दिया। अरविंद ने इन युवाओं को 21 साल में शराब पीने का अधिकार दिया। आप क्या राजधानी बना रहे हैं? आपने शहर को क्या नाम दिया है? तो मेरा ये कहना है कि गंदगी हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, ये विषय है। और आज दिल्ली की इमेज ये बन गई है, मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट भाजपा की, दूषित दिल्ली, और अरविंद की प्रदूषित दिल्ली के खिलाफ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। और हमने कहा है कि मेरी चमकती दिल्ली, शीला जी की दिल्ली, कांग्रेस वाली दिल्ली नारे के साथ हम चुनाव में उतरेंगे। आपने आखिर इस दिल्ली की पहचान क्या दी? याद होगा, दंगे हुए, अरविंद केजरीवाल छुप के घर में बैठ गए। जब भी अरविंद को अपनी काबिलियत पे खरा उतरने की अपॉर्चुनिटी मिली, अरविंद वो मैदान छोड़ गए। कोरोना काल में चुप बैठ गए। दंगों में क्या हुआ? सीएनआरसी में ये देश, ये मुल्क संविधान से चलता है, ये मुल्क लोकतंत्र से चलता है। संविधान में सबको इजाजत है अपनी बात कहने की। क्या हुआ?
सीएनआरसी पे यदि कोई अपनी बात कह रहा था तो उसके लिए अरविंद की टिप्पणी क्या थी? कोरोना काल में एक विशेष वर्ग धर्म के लोगों पर की गई टिप्पणी, बकायदा कोरोना काल में मरकज के मरीज के नाम से एक कॉलम आता था जिसमें दर्शाया जाता था कि मरकज के मरीज क्या। आप मरकज को क्या नाम दे गए? आपने क्या पहचान दे दी? दिल्ली और मरकज, मरकज को जो मेरे बच्चे साथी जो यंगस्टर हैं ये नहीं जानते मरकज क्या है। जैसे हमारे हिंदू समाज में कहीं मठ होते हैं, कहीं पे धर्मशालाएं होती हैं, ऐसी मुसलमान धर्म में भी अपने मरकज में जाते हैं, रुकते हैं और धर्म के प्रचार के लिए। तो अरविंद का जो व्यवहार बदला हुआ नजर आया, अरविंद ने जो इस दिल्ली को पहचान दी सिर्फ भाषणों में रही, प्रचार में रही, इश्तिहारों में रही। और मैं दावे के साथ कहता हूं शीला जी की जब दिल्ली थी, शीला जी ने हर क्षेत्र में काम। चलिए अब देखेंगे कि जनता इस पर क्या कहेगी। हरुण जी, आपका शुरुआती वक्तव्य। देखिए संकेत जी, आपने इसका कार्यक्रम का नाम रखा है दिल्ली का दंगल। ये दंगल दिल्ली के लोग पिछले 15 साल और 9 साल से लगातार देख रहे हैं। जो दिल्ली की हालत बना दी है, आज जो अभी कूड़े के ढेर की हम बात कर रहे हैं और कुतुब मीनार से थोड़ा सा कम है, तो मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी और बीजेपी वाले आएंगे, बीजेपी वाले कहेंगे ये तो कुतुब मीनार से आधा है। लेकिन अगर यही स्थिति रही तो ये कुतुब मीनार पार कर जाएगा। दूसरी बात, आज दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। हर एक की, खासकर जो हमारे नौजवान यहाँ बैठे हैं, हर बच्चा जो कॉलेज स्कूल जा रहा है उसके गले में खराश ही तमाम चीजें। आज तक अरविंद केजरीवाल ने इसके खिलाफ कोई काम नहीं किया। आप मुझे बताइए कि एक इश्तिहार छपा 4 साल पहले जब पॉल्यूशन की लेवल जो था 500 क्रॉस कर गया था और वो रजिस्टर नहीं हो रहा था। 999 के बाद रजिस्टर नहीं करता। हाँ, 500 के बाद वो रजिस्टर नहीं करता। उस समय अरविंद केजरीवाल ने फुल पेज बड़े बड़े 2 फेफड़े दिखाए, एक काला और एक गुलाबी, और ये कहा कि ये गुलाबी फेफड़ा जो है वो हिमाचल का है और ये दिल्ली का है जी, और हम इसको ठीक करेंगे। आज दिल्ली के अंदर जितना पोल्यूशन है और खास तौर से यंगस्टर्स और ओल्ड एज के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा सफर इस दौर में करते हैं, खास तौर से जो एस्थमेटिक हैं। हमने जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की नींव रखी थी वो इसीलिए रखी थी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा तो लोग जो हैं वो प्राइवेट व्हीकल्स नहीं खरीदेंगे। आपको याद होगा पिछले 8-9 साल से केवल 45 बसेस आई हैं, जबकि 10,000 बसेस की बात करते हैं और उसमें भी घोटाला। तो वो दिल्ली जिसको कांग्रेस पार्टी ने 15 साल सींचा, फ्लाईओवर्स बनाए, रोड्स को बेहतर किया, ग्रीन कवर। फिर भी एक सवाल ये आता है हरुण जी कि ऐसा क्यों है कि आज आप लोगों के दिमाग से लुप्त होते जा रहे हैं, या आपको एक मजबूत राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में दिल्ली में, अगर हम दिल्ली के संदर्भ में बात करें तो नहीं देखा जा रहा। इसी से जुड़े हुए अब सीधे जनता के एक सवाल ले लेते हैं। एक जवाब मैं दूं। हाँ, दिल्ली के लोगों को जिस तरीके से लूटा गया है और दिल्ली के लोगों को जिस तरह फुटबॉल बनाया गया है आम आदमी पार्टी और बीजेपी द्वारा, रोज एक नया वादा, पिछला वादा भूल जाओ नया लो। ठीक है, चलिए। तो मैं समझता हूं कि ये पिछले 9 साल से दिल्ली में और एमसीडी में 15 साल से दिल्ली के लोगों को फुटबॉल की तरह यूज किया जा रहा है। तो ये जनता आपकी बोली हुई बात से आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं, या आपके क्या सवाल है? जी, अपना नाम बोलें और सवाल। मेरा नाम प्रतीक्षा है और मैं भी मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ। सर, मेरा सवाल आप दोनों से है। आप दोनों ने यमुना की बात की और रिसेंटली अजय कुमार जी ने एक ट्वीट किया था कि यमुना जो है बहुत पोल्यूटेड हो रहा है और स्टेट सेंट्रल को ब्लेम कर रहा है, सेंट्रल स्टेट को ब्लेम कर रहा है। लेकिन आपके पास क्या प्रैक्टिकल सोल्यूशन है इस मतलब यमुना को पोल्यूटेड फ्री करने के लिए? हरुण जी, देखिए, जो बड़ी ड्रेन्स दिल्ली में यमुना में गिरती हैं, आज वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, क्योंकि जो पहले टेक्नोलॉजी थी उससे भी बेटर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। आज तक पिछले 8 सालों में यमुना सड़ती रही और जो उसके ऊपर जो ईटीपीज लगाने थे वो आज तक नहीं लग पाए, क्योंकि जब तक आप जो सोर्स है उसको आप जो जहाँ से पॉल्यूशन आ रहा है उसकी सफाई जब तक नहीं होगी, यमुना में साफ पानी गिरे। अगर आप देखें मेलबोर्न, अगर कोई गया हो आप में से, वहाँ एक रिवर है, दरिया है, उसका पुराने फोटो भी वहीं लगा रखे हैं उस दरिया के पास। मैंने वहाँ देखा कि वो इतना गंदगी उसमें होती थी
और अब अगर आप जाएं तो आपको मछलियां नजर आती हैं उसमें। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह के सपने दिखाए दिल्ली को कि हम इसको प्रदूषण को खत्म करेंगे, आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आज दिल्ली के अंदर आप सब पढ़े लिखे नौजवान हैं और आप हिंदुस्तान का भविष्य हैं। आप बताइए, आपके गली मोहल्लों में जो सीवर है वो सीवर लाइन ही बंद पड़ी रहती है, और जो बड़े ड्रेन हैं वो जाके गिर रहे हैं यमुना में। तो पर हरण जी, इनकी सरकार तो अभी आई है, यमुना तो आज से गंदी थोड़ी है यमुना जी। वो तो जब आपकी सरकार थी तब भी गंदी थी। मैं आपको बताऊं, हमने ईटीपी लगाए थे, इंटरसेप्टर सीवर कांग्रेस की सरकार लेके आई थी, जिसका आज तक नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। तो आपका ये कहना है कि अब जो तकनीक आई है उसका अगर प्रयोग किया जाए तो यमुना कम गंदी होंगी, हमने क्या जल्दी साफ होंगी? इंटरसेप्टर सीवर जो है हमने दिल्ली के अंदर शुरू कर दिया था काम को, आज तक नहीं पता उसका क्या हुआ। हारून भाई क्षमा चाहता हूं, मैं इसमें एक और अपना आंसर जोड़ दूं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि प्रदूषण से जुड़ा हुआ सवाल है, आस्था का भी सवाल है। याद होगा अरविंद ने 2015 में कहा था कि मैं इसमें आस्था की लगभग 1.5 करोड़ जनता को डुबकी लगवाऊंगा और यदि नहीं लगवा पाया तो मैं गद्दी छोड़ दूंगा। लेकिन अब अरविंद का बयान देखिए, अरविंद कहता है 2025 यमुना पे तो मैं 2025 में जवाब दूंगा। अरे भाई आप जवाब दीजिए, ये प्रदूषित दिल्ली, और ये केंद्र सरकार से भी है। नमामि गंगे एक प्रोजेक्ट आया था, याद होगा, सपना दिखाया गया था, नमामि गंगे था ही यमुनाओं को और नदियों को साफ सफाई का। तो दिल्ली में लगभग आपको जान के हैरानगी होगी, एक छोटा सा स्ट्रेच यहां से गुजरता है और उसमें 80-70% दिल्ली प्रदूषित दिल्ली में होती है, ये यमुना नदी। ये यमुना नदी के अंदर आकर के आप कहते डुबकी लगवाऊंगा, 2015 का बयान, आज 7 साल हो गए, शर्मानी चाहिए अरविंद को। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, एनजीटी खुद फाइन लगाती है 900 करोड़ रुपए का, तो जवाब तो अरविंद को देना चाहिए। 900 करोड़ का यदि जुर्माना एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यदि फाइन लगा रही है तो ये किस नाकामी का एक बड़ा उदाहरण है, निष्क्रियता का उदाहरण है। संकेत जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय, इसमें मैं बात खत्म करना चाह रहा हूं। दूसरा, एक महापर्व है पूरे देश का, छठी मैया का पर्व। दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस बार वो छठ नहीं मना पाए यमुना के अंदर। दोषी कौन है? मुझे कहा गया, मैं घाटों पे घूमा, स्वाभाविक है विपक्ष हूं, मैं आवाज उठाऊंगा, मैं हर उस नाकामी को दिखा रहा था। मैं नोएडा बॉर्डर पे गया, सरिता विहार का एक पार्ट है जो दिल्ली में लगता है, वहां बड़े बड़े झाग मारने का ड्रामा किया गया, तो वहां तो सांसद घूम रहे हैं नाव में, जिनकी जवाबदेही है वो कूड़े के कुतुब मीनार पे खड़े हैं। सवाल ये उठता है कि आप केवल राजनीति कर रहे हैं। अरे आपको होना चाहिए था यमुना किनारे अरविंद केजरीवाल के नेताओं को जवाब देना चाहिए था, और भाजपा के सांसदों को उस कुतुब मीनार पे जवाब देना चाहिए था कि आखिर छठ कैसे नहीं मनी। नोएडा का पार्ट जो है, कहा गया कि एनजीटी के बैन है, नोएडा वाले एरिया में जो है छठ मन रही है, गंदे पानी में छठ मिलाई, मजबूर थे लोग क्योंकि आस्था की डुबकी मारनी। तो फेलियर है संकेत जी। मेरा आपसे वादा है, यमुना पे मैं दिल्ली की जनता को ये वादा करके जा रहा हूं, 2 दिन बाद मैं अपना डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहा हूं, मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, और बार बार मैं बोल रहा हूं, मेरी चमकती दिल्ली होगी शहर की पहचान, और हम यमुना पे काम करेंगे। हमने इच्छा शक्ति की कमी, कहना चाह रहा हूं अरविंद को, सिर्फ भाषणों में, प्रचार में, इश्तिहार में, कभी गंगा आरती, कभी यमुना आरती का दौर चल रहा है, काम कुछ नहीं हुआ। आपका नमस्कार सर, मेरा नाम शिवा है और मैं मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अब हम देखते हैं भारत की राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप होता है। अभी आप लोग सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप लोग इससे पहले, आप भी इसमें एमसीडी में आए हुए हैं, तो हम देख सकते हैं कि दिल्ली 2 तरीके से दिखती है। सेंट्रल दिल्ली और साउथ दिल्ली में आप देखो, वहां की सफाई के मामले में देखो वो काफी अच्छी, और अगर आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जाते हैं, कुछ जगह पे आप देखते हैं कि कितना डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो इस पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? एंड दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप अभी सॉल्यूशन बेस्ड राजनीति की बात कर रहे हैं, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आप ये जो सफाई के कूड़े के ढेर की पहचान हो रही है, आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे भी दिखा रहे हैं कि दिल्ली की पहचान कूड़े से हो रही है, तो इसका सोल्यूशन आप लोग क्या करेंगे? कुतुब मीनार से हो रही है सर, कूड़े की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। तो इस पे अगर आप लोग आते हैं तो आप लोग इसको कैसे, जो इतने बड़े बड़े पहाड़ है आए दिन हादसे होते रहते हैं, तो इस पे आप लोग क्या सोल्यूशन बता दीजिए। सोल्यूशन। संकेत जी देखिए, जो शिवाजी ने सवाल पूछा कि दिल्ली कहीं साफ दिख रही है, कहीं गंदी दिख रही है। याद होगा देश के प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था, स्वच्छ भारत अभियान। आप मेरी बात से सहमत होंगे। स्वच्छ भारत अभियान का बहुत बड़ा कैंपेन चलाया गया था। इस कैंपेन की हवा किसने निकाली? इन्हीं के भ्रष्ट पार्षदों ने निकाली, बीजेपी के पार्षदों ने निकाली, जो 15 साल से बैठे हैं। पर अनिल जी, बात समाधान सर, की हो रही है। दोनों सवाल हैं सर। संकेत जी, मैं दोनों पे जवाब दूंगा। मैं अरविंद नहीं हूं जो सवाल से भाग जाऊं। मैं अरविंद नहीं हूं, मैं सवाल का जवाब दूंगा। सो पहला सवाल जो आपने कहा कि जो अंतर है, ये अंतर या ये दिल्ली को बर्बाद करने वाले लोग हैं तो भाजपा के वो लेंटरमैन पार्षद हैं, जिनके लगातार स्टिंग आए, पैसे लेते पाए गए,
मकान तोड़वाने लगी, दुनिया जानती किस तरह से भाजपा के लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो सफाई पे हम आते हैं। सफाई भारत, जो स्वच्छ भारत अभियान का नारा था, उसकी पोल या उसकी हवा निकालने के लिए दोषी इनके अपने पास थे। तो जो स्थिति ये बनाई है, याद होगा 2017 में देश के गृह मंत्री जी ने कहा था कि एमसीडी में पैसे की कमी नहीं होने देंगे। जिस तरह से उन्होंने चुनाव को टाला, अपनी हार टालने के लिए परिसीमन लाया गया। परिसीमन भी ये दलित विरोधी और माइनॉरिटी विरोधी था। केवल आप जीत के उद्देश्य से परिसीमन करते हैं। परिसीमन दो ऐसे समुदाय शायद जो इनसे नाराज हैं, जो अपना हक मांगते हैं, रोजगार का, बेरोजगारी पे सवाल पूछते हैं, अपने इस प्यार मोहब्बत सद्भाव पे प्रश्न पूछते हैं। तो मेरे भाई, ये जो आज स्थिति बनाई है, ये भाजपा ने बनाई है। भाजपा अपने दोषों को खत्म करने के लिए, अपने गुनाहों को खत्म करने के लिए इस तरह के झूठे प्रचार करते हैं, एजेंडा लाते हैं। कुछ और महिलाओं के सवाल भी लिए जाएं। हेलो सर, माय नेम इज सुष्मिता सिंह। मैं मास कॉम की स्टूडेंट हूँ। सर, पिछले 15 साल से बीजेपी का कब्जा रहा है एमसीडी पे, और आम आदमी पार्टी भी सर दिल्ली में अभी सरकार में है, दूसरी बार चुन के आई है। तो सर, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? आप उनसे कैसे, कितना कम्पीट कर पा रहे हैं? ये आया सबसे रेलेवेंट सवाल। पहले हरुण जी आपसे शुरू करते हैं और उसके बाद फिर आप। हाँ, देखिए, जब तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही, हमारी कोशिश ये थी कि दिल्ली के लोगों को सुविधाएं मिले। हम लड़ाई नहीं लड़ते थे, एलजी के यहाँ जाके धरना नहीं देते थे। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, कई मर्तबा डिफरेंसेस लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओपिनियन के साथ होते थे, लेकिन जब हम पूरी कैबिनेट बाहर निकलती थी तो शीला जी हमेशा कहा करती थी कि बहुत अच्छे माहौल में बात हुई और हम कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप एक दूसरे से डायलॉग नहीं करोगे, यहाँ कन्फ्रंटेशन की सरकार है कि उनका काम ही ये है कि ये बताना कि झगड़ा हो गया और मैं लड़ रहा हूँ, मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। तो उस वजह से जो दिल्ली का विकास था, या दिल्ली में 15 साल कॉरपोरेशन थी, हम भी सरकार में थे, लेकिन उस समय आपने कभी नहीं देखा होगा कि सफाई कर्मचारी हड़ताल पे चले गए, गलियों में कूड़ा फेंक दिया गया, क्योंकि हमारी कोशिश थी कि दिल्ली के लोगों को बेस्ट सुविधाएं दी जाए, दिल्ली के लिए जो बेहतर किया जाए वो किया जाए। दिल्ली के अंदर आपको मैं एक हैरतअंगेज आंकड़ा देता हूँ, 1.7% 98 में ग्रीन कवर बढ़ा था तक, हमारे टाइम में वो बढ़कर हो गया था 21.8, आज है 23। तो 8 साल में केवल इन्होंने 2.6% जो है ग्रीन कवर बढ़ाया। और अगर आपको याद होगा, हम लोग जब अभियान करते थे, ग्रीन कवर इसलिए बढ़ाते थे कि ताकि पॉल्यूशन ना हो। और जहां तक जो आपने कही कि ये कन्फ्रंटेशन से तो मुद्दों को भटकाया जाता है, कन्फ्रंटेशन से पोस्टर निकाले जाते हैं, कन्फ्रंटेशन से एलजी के ड्राइंग रूम में लेटे हुए मुख्यमंत्री दिखाई देते हैं। तो ये एक नए तरह की जो राजनीति करने आए थे, जिसने आज दिल्ली का यह हाल कर दिया है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। ठीक, केवल अगर इनको सांप्रदायिकता का इस्तेमाल करना है वो करेंगे। दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसको हम कहते थे कि दिल्ली की गंगा जमनी तहजीब, आज जिस तरीके से जमुना पार में हमारे मुसलमान हिंदू भाई मारे गए, अरविंद केजरीवाल ने एक लफ्ज नहीं बोला, और भारतीय जनता पार्टी ने जिन्होंने इन दंगों को भड़काया था उनको बाकायदगी के साथ ऑनर किया। अभी गुजरात का केस है, बिल्किस बानो हिंदू होती या मुसलमान होती, आप बताइए, जिसके 3 महीने की प्रेग्नेंट थी और 3 साल की बच्ची को दीवार पे दे के मार दिया गया। अरविंद केजरीवाल गुजरात में घूम रहे, एक लफ्ज नहीं बोलते। अगर हम में इंसानियत है, ये धर्म, ये सब चीजें हम सबको ये बताती हैं कि एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहा जाए। लेकिन ये धर्म की जो एक नई शक्ल, जो अब अरविंद केजरीवाल चूंकि बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, जो शक्ल इन्होंने निकाली है, मैं समझता हूं उससे केवल और केवल आपका ध्यान, नौजवानों का ध्यान मुद्दों पे ना जाए, झगड़े पे जाए कि ये इससे लड़ रहे हैं, वो उससे लड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं। जो अभी अनिल जी ने बात कही, नौजवान बच्चे चौराहों पे खड़े कर दिए गए अरविंद केजरीवाल के फोटो लेके, 700 रुपए देके। किस तरीके की निर्लजता है, किस तरीके का शेमफुल एक्ट है। पॉल्यूशन से कंट्रोल होगा, वो बेचारे बच्चे खड़े हुए ये तक नहीं कह पाते। पर इसमें जो बड़ा सवाल ये, अनिल जी से पहले आप जवाब दें, एक सवाल और ले लेते हैं। बड़ा सवाल ये है कि आप जनता को कन्विंस कैसे करेंगे कि जो आप बोल रहे हैं वो सही है, ना कि जो अरविंद केजरीवाल या बीजेपी बोल रहे हैं वो सही। एक और सवाल ले लें जी। नमस्कार सर, मेरा नाम प्राची खंडेलवाल है।
मैं जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ। सर आपने बात की अनिल सर कि कैसे दिल्ली को अब रेप कैपिटल भी बोलते हैं, तो अगर आपकी पार्टी जीतती है तो आप क्या ऐसे स्टेप्स उठाएंगे, क्या ऐसे कदम उठाएंगे जिससे हम वुमेन्स जो है वो अगर रात को भी बाहर निकले तो सेफ फील करें? देखिए बिल्कुल, और मुझे लगता है ये सीधा प्रश्न जो है दिल्ली की इमेज पर है। आप सभी साथियों को जानकर हैरानगी होगी कि दिल्ली में प्रतिदिन जो नेशनल क्राइम ब्यूरो जो आंकड़े जारी करता है, प्रतिदिन डेली 3 माइनर बच्चियों के साथ रेप की घटनाओं की खबरें यहाँ रजिस्टर्ड होती हैं। तो एक पहचान है। लेकिन याद होगा निर्भया का एक केस, इस दिल्ली की बदनामी का एक बड़ा केस हुआ था और जिसपे अरविंद ने बहुत बड़े बड़े आंदोलन करने की बात की थी। लेकिन आज अरविंद चुप हो जाते हैं। आज महिला सुरक्षा के नाम पे केवल कैमरा लगा करके आप कहते हैं कि मैंने महिलाओं को सुरक्षा दे दी, तो स्वाभाविक ये प्रश्न पूछना मेरा अधिकार बनता है। तो सवाल ये नहीं कि मैं कैसे, लेकिन एक व्यक्ति का चरित्र निकल के आता है कि आपने किया क्या। एक घटना होती है पीरागढ़ी, संकेत जी, एक बच्ची के साथ रेप होता है। इनके साथ ही इनकी जो कार्यकर्ता है जाकर के वहां डेरा डालती हैं एम्स में, और उस बच्ची के परिवार को डराया जाता है, धमकाया जाता है और 10 लाख रुपए देके मुंह चुप कर दिया जाता है। कैंट के अंदर एक दलित बच्ची के साथ रेप होता है। कल्याणपुरी त्रिलोकपुरी में एक वाल्मीकि बच्ची के साथ रेप होता है और अरविंद चुप रहते हैं। क्यों नहीं जाते उसके घर में? सवाल यह कि राहुल गांधी जा सकता है, अनिल चौधरी जा सकता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता जा सकता है, लेकिन उसके मरहम लगाने के लिए अरविंद और उनके कार्यकर्ता नहीं जा सकते, भाजपा के सांसद नहीं जा सकते। तो सवाल यह कि महिला सुरक्षा एक विषय है। और इसलिए मैंने कहा कि जो दिल्ली जो प्रदूषित हुई है, केवल वो हवा, पानी और ध्वनि नहीं है। इस शहर की खूबसूरती, इस शहर का सद्भाव है, इस शहर के जो एक खूबसूरती जानी जाती थी, शिलाजी से जानी जाती थी। और आज जो आपने सवाल पूछा है कि और साथी ने कि हम कैसे जीतेंगे, मैंने 3 साल में वो तमाम प्रश्न पूछे हैं, वो बातें रखी हैं। 21 साल के युवा को शराब पीने का अधिकार चाहिए या रोजगार चाहिए, ये युवा तय करेंगे संकेत जी। और ये युवा अब इस दंगल में तय करेंगे। वो लवली और क्षमा चाहता हूं, ये पूछेंगे सवाल अरविंद से, सवाल पूछेंगे सिसोदिया से कि हमें रोजगार चाहिए था जो आपने वादा किया। 16 लाख लोगों के राशन कार्ड पेंडिंग है, उस पर जवाब मांगेंगे। अब जनता के सामने आपने अपना रख दिया है एजेंडा, आपने अपना मैनिफेस्टो रख दिया है, जनता ने कुछ सवाल पूछे हैं, उसका जवाब आपने देने की कोशिश की है। अब देखना ये होगा इस दिल्ली के दंगल में आप इस ऑडियंस के आगे दिल्ली की जनता को मना पाते हैं या नहीं, और इस लड़ाई में मजबूती से उतर पाते हैं या नहीं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली का दंगल कार्यक्रम यहीं खत्म हो रहा है, लेकिन ये जो चुनावी दंगल है ये जारी रहेगा।